हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आइकॉन स्टडी में। तो आज हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, सॉल्व करने और स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊँ एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इसकी गारंटी ले लीजिए दोस्तों, अगर आप मेरे ये क्वेश्चन देखते रहे आप एग्ज़ाम में पास ज़रूर हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। तो मेरे भी 125 मार्क्स आए हैं और मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि जो पर्यावरण या सीटेट जो भी है उसमें एक लिमिटेड सिलेबस है। आपको बताया गया होगा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच तो ये है एक लिमिटेड सिलेबस है। और अगर आप उतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारे वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि नहीं जब आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग है में डाल आते हैं। तो नहीं बड़ा ध्यान रखने वाला है, इसमें अंडरलाइन भी करा है। तो लद्दाख तो केंद्र शासित है, जम्मू कश्मीर भी है, मणिपुर एंड चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की कैपिटल सिटी मतलब राजधानी चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी है, लद्दाख भी है, तो मणिपुर हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब मणिपुर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। मतलब कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पे कई सारे राज्य दिए हैं, जैसे बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिए। असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे। तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात और तमिलनाडु, जो कच्चे तेल के उत्पादक हैं। तो ये ध्यान रखिए। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। दोस्तों, जो संविधान बनाया गया था, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सब जानते हैं लगभग और काफ़ी प्रचलित है। तो इसका आंसर मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर या सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका आंसर सही होगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग सभी को पता होता है, कॉमन सेंस के होते हैं, मतलब इतना तो आ ही जाता है जिसमें आप पास हो जाएंगे। आगे 64 क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो जरा विचार करिए आप लोग दोस्तों, तब तक मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तों। मेन प्रॉब्लम पता क्या होती है? मेन प्रॉब्लम होती है पेपर में टाइम बहुत कम होता है। तो मेरे 125 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो जल्दी से जल्दी आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कॉमन सेंस के ही होते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है कि आप टाइम को जो है वो सही से यूटिलाइज कर पाए और सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर पाए। क्योंकि जब आप एग्जाम से बाहर आते हैं हॉल से, आप देखते हैं ये क्वेश्चन छूट गया या आता हुआ गलत हो गया, तो बहुत दुख होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करके जाए। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। तो पौधों को सहारा देना, सहारा देना, या फिर ह्यूमस प्रदान करना, या फिर भोजन संचित भंडारण करना, या फिर पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें से जड़ों के क्या कारण है? तो जड़ों का कार्य पौधों का सहारा देना है क्या ह्यूमस पैदा करना, या भोजन संचित भंडारण करना, या फिर पानी और खनिजों को अवशोषित करना। आप देखिए आंसर हम लोग देखते हैं। केवल ए और बी, केवल सी और डी, केवल बी सी डी, या केवल ए सी डी। अब दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जड़ों को करने वाला कार्य क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये बी सी डी, ए सी डी, तो आप लोगों ने जो सोचा वो आपका उत्तर सोचिए, और मैं जो बताने वाला हूँ वो मेरा भी सुनिए। तो यहाँ पे आंसर सही होगा ए सी डी। ए में क्या है चलिए देखते हैं। ए में है पौधों को सहारा देना, जड़ तो करती ही है। उसके बाद भोजन संचित करना, ये भी जड़ का काम है, पानी भोजन। और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी जड़ का ही काम है। ह्यूमस पैदा करना जड़ का काम नहीं, क्योंकि ह्यूमस जो होती है आर्द्रता नमी, वो तो बाहर से आती है एटमॉस्फियर से। तो सिंपल सी बात है, ये काम जड़ों का नहीं। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से आते हैं, तो एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से। उसमें लगभग ये वाले सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और उसी के अंदर से घुमा फिरा के हर बार आ जाता है। ठीक है, तो दिया है और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। अब
यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोचमपल्ली कहाँ पे, तो आपको बताना है कि भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना। जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा मतलब साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें विशेष प्रकार की बुनाई होती है। यह कस्बा किस राज्य में है, तो आपको आंसर देना है ये पोचमपल्ली वाला कस्बा जो है वो किस राज्य में है। तो कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु, तो ये है तेलंगाना में पोचमपल्ली। तो क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा के बना के देंगे, वही एक पीडीएफ है, वही उतना सिलेबस है, तो उतना देख लीजिए आप, तो 30 में 30 ला सकते हैं अगर पूरा पढ़ के गए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह मतलब आयरन होता है। आयरन तो हम लोग फूड में होता ही है, लेकिन किसमें आयरन होता है वो वाले आपको ग्रुप को फाइंड आउट करना है कि कौन से ग्रुप में आयरन होता है। तो सही आंसर आपको बताना है गुड़, आंवला या टमाटर। तो टमाटर में आयरन नहीं होता है। आंवला, पालक, गुड़, या फिर आंवला बंद गोभी या टमाटर, या फिर बंद गोभी, आंवला, पालक। तो पहले टमाटर वाले दोनों को निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन नहीं होता। अब बचे ये दो। अब देखिए इसमें आंवला में तो होता है, पालक में भी होता है ना? बंद गोभी में कोई आयरन नहीं होता है, लेकिन गुड़ में आयरन होता है। तो ये वाला आंसर सही हो जाए। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन कॉमन सेंस के आएंगे। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है। ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है, जिससे एक बार और आ जाए तो आप उसे कर दें। तो बहुत ज़्यादा दूर कौन देख सकता है, और ऐसा कौन सा ग्रुप है? कौवा, बुलबुल, ये नहीं, चील तो देख सकती है। कबूतर नहीं, तोता नहीं, फिर यहाँ पे मोर, कौवा, फाख्ता, तो कौवा तो देख ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बाज, चील, गिद्ध, तीनों के नाम आपने सुने होंगे और तीनों ही दूर देख सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है। आगे देखते हैं, नीचे दिए किसी एक राज्य में के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी 50 बार आ चुका है। अब ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसमें राजस्थान में या लद्दाख में या असम में, उड़ीसा में, सबको पता है कि असम में ही ऐसा करते हैं कि 3-3.5 मीटर ऊंचाई पे खम्भों से अपने लकड़ी के मकान बनाते हैं, जो आपने कभी टीवी में पुराने टाइम में देखे होंगे, ठीक है। आगे, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी की दिशाएं क्या है? अगर आपको भारत के मानचित्र का कतई भी अंदाजा है, सिंपल सी बात, आप रहने वाले हैं तो अंदाजा होगा, और आपको दिशाओं का अंदाजा है, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो दिल्ली बीच में है, गुजरात इधर साइड में है और बिहार इधर साइड में है। तो आप कैसे इसका आंसर दे पाएंगे? तो इसका आंसर होगा जो गुजरात है वो दक्षिण और पश्चिम में है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे है और गुजरात अगर यहाँ पे है तो हम लोग जाहिर सी बात कहेंगे पश्चिम यहाँ पे है, दक्षिण यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम में है। और दूसरा, बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली यहाँ पे है और ये पटना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूर्व में। सिंपल सी बात है। आगे, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, या पीले या हरे? ये क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि 20 बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा ग्रेगोर जॉहन मेंडल। तो मेंडल आपने क्लास 6 से पीछे पढ़े होंगे, आपके अभी तक पीछे पढ़े और आगे भी पीछे पढ़े रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम में सोचाएगा 6 विषयों में से एक है? तो 2005 ईवीएस, ये वाला एक क्वेश्चन पक्का आता है हमेशा। तो ईवीएस से 2005 से रिलेटेड एनसीएफ से लेके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो पढ़ के जाना। तो उसमें सोचाएगा विषयों में से कौन सा एक विषय है? तो पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें जैसे काम करती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें बना के या करवा के ही सिखाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एनसीएफ ने कौन से सुझाव दिए हैं कि बच्चों को बना के और करवा के सिखाओ।
उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो जो उपाख्यान अभिलेख हैं उसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? नहीं की बात है। मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना और फिर निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो उपाख्यान में क्या नहीं होना चाहिए? ए बी सी डी, ए बी सी या ए सी डी? तो इसका आंसर होगा ए और बी। मीन्स उपाख्यान में मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना नहीं होना चाहिए और निर्णय वाले कथनों को लिखना नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा है क्वेश्चन। जाहिर सी बात है मजबूरियों और कमजोरियों की बच्चों की पहचान करनी है या फिर बच्चों की रुचियों की पहचान करनी है, तो ये दोनों होने चाहिए, बाकी दो नहीं होने चाहिए। आगे क्या है? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? अगर आप टीचर हैं तो फिर कैसी उसमें योजना आप बनाना चाहते हैं? एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, मतलब एक ही पाठ में दो या अधिक विषय मिला देंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग अलग योजनाओं के हिसाब से सभी विषयों को अलग करेंगे, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, या फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इन फ्यूचर तो आप क्या करेंगे? एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला देंगे। अब क्योंकि अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे तो ये काफ़ी डाइवर्जेंट काम हो गया, इसे करना थोड़ा मुश्किल हो गया। या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, वो भी एक ऐसा काम हो गया। टीचर एक ही होता है प्राइमरी में, आप देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे, ये भी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। लिखा है ना एकीकृत, एकीकृत में क्या ही कर सकते हैं, एक करेंगे। आगे क्या है? पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, पुनीत इसमें बताया नहीं किया, लेकिन पुनीत जाहिर सी बात एक टीचर है, वो अपने कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे शरीर की रूपरेखा बनानी कि ह्यूमन बॉडी होती कैसे, इंसानों का शरीर। तो पाचन तंत्र पढ़ाना है, तो उसने पहले कहा कि बच्चों सब लोग पाचन तंत्र अपना बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ। तो वो ऐसे करके क्या दिखाना चाहता है? बच्चों का टाइम बर्बाद करना चाहता है या क्या करना चाहता है? इसका आंसर क्या होगा? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं। वो देखना चाहता है कि कौन कितना अच्छा आर्ट बनाता है, आर्ट का टीचर तो है नहीं। आगे पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि बच्चे पाचन से संबंधित कितना जानते हैं, उसके बाद वो उस हिसाब से उसे समझाएं। या फिर अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना चाहता है। अब वो ड्राइंग टीचर नहीं, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाहता है, या फिर वो एग्जाम लेना चाहता है कि बच्चे कितना जानते हैं। अभी पढ़ाया नहीं लेकिन एग्जाम लेना चाहता है। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, आप ये बताइए। जाहिर सी बात पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता है। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से संबंधित है, तो आई होप कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक मतलब कुछ क्रिएटिव करना, और क्या सही नहीं है इसमें? तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, या फिर अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, जो रचनात्मक होता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, कोई मतलब बच्चा कैसा कर रहा है ये उन्हें देखना है, या फिर बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? इसमें रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी तो जाहिर सी बात सही है, अधिगम को सुदृढ़ करेगा मतलब बढ़ाएगा। इसको छात्र की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं, कितना रचनात्मक हो रहा है, या फिर बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है हम लोगों को कि अगर बच्चा रचनात्मक है तो इससे और क्या काम दिया जा सकता है, इसे और क्या सिखाया जा सकता है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि उनका क्या है कैसा है, उनकी हिंदी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो उससे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? स्मिता एक टीचर है जो रूढ़वादी छवियों को और लैंगिक विषमता मतलब जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे बच्चों को समझाना चाहती है कि ये कितना गलत है। तो उसे क्या करना चाहिए कक्षा में, आपको क्या लगता है?
रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए मॉडल। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ऐसा कुछ करें। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, ऐसा तो होएगा नहीं। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो एक एग्जाम्पल देना बड़ा जरूरी है बच्चों को, इससे बच्चों को लगेगा कि ये काम महिलाएं भी, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो कॉमन सेंस यही कह रहा है कि एक छात्र की माँ को कक्षा में बुलाएं जो ऑटो चालक या फिर ऐसा कोई काम कर रही है जो मोस्टली पुरुष करते हैं। ओके, आगे कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। कक्षा 5 के जो बच्चे हैं वो टाइम पे अपना काम नहीं करते हैं, मतलब होमवर्क। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, पीट दो या क्या करो? तो सबसे पहला आंसर है उसकी कठिनाइयों को पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तब सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि उससे बात करें। सेकंड नंबर है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। दूसरे बच्चे से कहें कि इसकी मदद करो। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, या फिर उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, मतलब उसे कठिन गृह कार्य ना दें और सिंपल दें। तो ये तो नहीं बन रहा। सिंपल सी बात है कि उसे सिंपल क्यों दें, क्योंकि वो पीछे रह जाएगा अगर सिंपल देंगे। और क्या कर सकते हैं, माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें। माता पिता से बात करने की कोई नीड ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे बच्चों को मदद करने का, तो उसे कभी आएगा नहीं अगर दूसरा बच्चा मदद करेगा। सबसे अच्छा क्या है, मतलब सबसे अच्छा आंसर आपको ढूंढना है, उसकी कठिनाइयों का पता लगा के उसका कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना, उससे पता लगाएं कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने भी आंसर मिलाइए जिससे एग्जाम में आप बिल्कुल सही आंसर दे पाएं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। भाई स्कूल है, वहाँ पे वाद विवाद चलता ही रहता है, मतलब बात बच्चों के बीच में। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होगा? मुस्कान क्या चाहती होगी? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, मतलब डीजल वाहन पूरे तरीके से बंद कर दो, ये कह रही वो। या फिर यह छात्रों के विचारों को जानने या उन्हें सही करने में मदद करेगी। जब छात्र क्या सोचते हैं, उन्हें बदलना चाहती है, उनकी सोच बदलना चाहती है, या फिर वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है कि जो भी हम लोग नए नए वाहन यूज़ करते हैं उससे क्या नुकसान या फायदे हो सकते हैं, ये बताना चाहती है। या फिर यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो क्यों ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर रही है? तो इसका सही आंसर यह है, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अब वाद विवाद होगा किसी टॉपिक में तो बच्चों को बाकी बच्चों का दृष्टिकोण पता चले कि बाकी बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, उसके बाद वो अपना कोई निर्णय कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे सही आंसर ये है इसका। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, जो मतलब मानचित्र दिखाते हैं, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, मतलब लैंडस्केप खींचो उसे, जानते ही हैं लैंडस्केप या फिर वर्टिकल कुछ। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है जो मानचित्र। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अब जब मानचित्र की बात हो रही, जाहिर सी बात वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति का को विकसित करेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। ये कॉमन सेंस का है, बाकी जो आंसर दिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिए, से आप लोग कंफ्यूज करके गलत कर दें फिर दोबारा पेपर देने आए। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, मतलब एकीकृत मतलब एक कर देना, हर चीज को एक में समायोजित कर देना। तो ये ईवीएस का एक नेचर क्यों है? पाठ्यचार के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचार के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या फिर दी गई सूचनाओं विवरणों से सीखने में। तो हम लोग एकत्रित क्यों करते हैं ईवीएस को? सिंपल सी बात है, जिसमें पाठ्यचार को कम करा जाएगा उसका आंसर सही होगा, तो ये दोनों को हटा देते हैं, अब ये दोनों बचते हैं। अब कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने या फिर और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, हम लोग कोई विशिष्ट प्रकरण पेश करें या फिर बच्चों को सार्थक पूर्वक सिखाएं जो उन्हें नीड है, तो जाहिर सी बात सार्थक पूर्वक सिखाएंगे बच्चों को, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कम तो करेंगे।
ये आप ऐसे भी 50-50 भी खेल सकते हैं केवीएस में। तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं दिया, मतलब आकलन जो एग्जाम लेते हैं उसका संकेतक मतलब क्या उससे रिलेटेड नहीं है। सहयोग एग्जाम की आकलन की बात करना, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार या अवधारणा मानचित्रण। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है क्या? कंफ्यूजिंग है ये। तो इसमें ये पूछा गया कि आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, फिर से देखना नहीं। सहयोग तो है, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे किसी चीज में। न्याय के प्रति सरोकार, बच्चों का न्याय के प्रति सरोकार कैसा है ये भी देखते हैं हम लोग, तब हम लोग आकलन करते हैं। समानता के प्रति सरोकार, समानता है कि नहीं, बच्चों का नजरिया क्या है। या अवधारणा मानचित्रण, ये बिल्कुल अलग सा आंसर है, क्योंकि बच्चे अवधारणा मानचित्रण आकलन से, बच्चे क्या सोच रहे हैं उसका ना कोई रिलेशन है, ना बच्चों के दिमाग में कोई टीचर झांक सकता है, और उसे आकलन करना है। तो बाकी सब सही है, लेकिन ये गलत हो गया। आगे देखें, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरुनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? मतलब एक अल बिरनी है, उनके अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की एबीएस की जो किताब है उसमें एक अनुच्छेद दिया है, वो क्यों शामिल करा गया, ऐसा क्या था उनमें? ए नंबर है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। पहला तो ये हो गया कि मदद करता है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ये तो पहले से गलत लग रहा है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसमें बहुत सारे दिए हैं, ए बी सी, ए सी डी, केवल ए डी, केवल ए सी। तो इसमें आंसर सही होगा ए। पहली बात यह है, इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, सिंपल सी बात है। दूसरा, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी का सराहना करने में मदद करता है कि पहले भी कितने इंटेलिजेंट लोग थे। और इसमें क्या है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य में भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को हटा सकते भी नहीं हम लोग। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि अवलोकन को सुधार करने, रिकॉर्डिंग को सुधार करने, मतलब ये तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसे हम लोग हटा देंगे, तो ए सी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे, अपनी कक्षा में हम बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, लेकिन सिंपल होते हैं, उसी में टाइम लगता है और टाइम निकल जाता है, तो थोड़ा जल्दी पढ़ने की आदत डालिए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। इंद्रियां मतलब आपके शरीर के अलग अलग भाग, पार्ट, सोचने की क्षमता, सब कुछ शामिल है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? अब ऐसा कोई काम वो चाहती है बच्चे करें जिसमें उनके हाथ, पैर, शरीर, इंद्रियां, मतलब इंद्रियां क्या होती हैं, नाक, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता, और टच करने, स्पर्श करने की क्षमता, ये सब शामिल। तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, किसी को आमंत्रित करें तो उसमें इंद्रियां शामिल हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उसमें भी सारी इंद्रियां नहीं शामिल होती। बात तो करना होगा, उसमें देखना भी होगा, समझना भी होगा, लेकिन बाकी नहीं होगी। उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, या फिर नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का। अब जो बच्चा क्षेत्र भ्रमण करेगा उसमें सारी इंद्रियां शामिल होगी, देखना, टच करना, उसे सूंघना, लाइक स्मेल कैसी है, और बाकी चीजें। तो सब नजदीक के स्थान पर ले जाएगी, छात्र को, बच्चों को छात्र भ्रमण करवाएगी, क्षेत्र भ्रमण, तो उसमें सारी इंद्रियां शामिल होंगी। आगे देखते हैं, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? अब इकरा कहती है बच्चों से ये न्यूज़पेपर पढ़ो। क्यों कहती हैं? ये मनोरंजन का साधन है, जाहिर सी बात नहीं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक होता है। उसके बाद ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायक होता है, बच्चे पहले स्वतंत्र हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से ऐसी प्रतिस्पर्धा। तो इसमें क्या है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक होता है। ये तो सिंपल था। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है।
एक प्रश्न करना एक युक्ति क्यों है पर्यावरण अध्ययन में, इसका आंसर बताइए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए कोई रेलेवेंट आंसर नहीं है। ध्यान खींचने के लिए नहीं। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछ के जिज्ञासा बच्चों की बढ़ाई जा सकती है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? कौन से राज्य में तोरांग जब बोला जाता है तो उसका मतलब जंगल होता है? असम, उड़ीसा, मिजोरम या झारखंड? तो इसका आंसर है झारखंड। तोरांग झारखंड में बोला जाता है, उसका मतलब जंगल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, पता नहीं कौन सी जगह है, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो फिर ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। इसका सही आंसर तो होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में, लेकिन ये निकलेगा कैसे ही आप इससे समझ लीजिए। इधर साइड में पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो सपोज करिए आप पहले दक्षिण साइड में, यहाँ पे आप हैं, दक्षिण में 125 मीटर नीचे गए, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबी सड़क इधर साइड में गए, और अंत में आप ठीक उत्तर में ऊपर की तरफ 125 मीटर मतलब घूम के यहाँ पे आ गए। मतलब यहाँ पे थे, यहाँ पे आ गए। 125 मीटर दूरी पर वाई पर बने अपने विद्यालय। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष क्या आपका है? सिंपल सी बात है, बीच में आप यहाँ थे, यहाँ आ गए, और बीच में ऐसे घूम के आए, इधर 125 गए और इधर 125 आए, बीच में 100 मीटर की खाली एक सुरंग थी। तो जाहिर सी बात, दूरी कितनी है? 100 मीटर की मेन, अगर सामने आमने की देखा जाए तो 100 मीटर में है, वो भी पूर्व में, मतलब इधर साइड में है। सिंपल था, दिशा का खाली ज्ञान हो तो सॉल्व हो जाएगा। कोई लड़का लड़का क्या करता है देखो, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार होगा। क्या रेलगाड़ी इतने बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2000, ये देखिए टाइम वाला क्वेश्चन है। अगर टाइम का आपको सही ज्ञान है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 38.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम अगर आपको सही से पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, औसत चाल निकालनी है आपको, निकल आएगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ये हर बार आता है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं, ये तो सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये तो सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। लेकिन अति महत्वपूर्ण होती हैं नर मक्खियाँ, तो ये रॉन्ग है। मोस्टली जो फीमेल होती हैं मादा मक्खियाँ वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिर्ची कहाँ से आई है। मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप देखते रहे ऐसे वीडियो, सब्सक्राइब करते